जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 7 के अंतर्गत बात करेंगे सर्वांग समता की, और प्रमुख रूप से बात करेंगे हम त्रिभुजों में सर्वांग समता। जैसे सर्वांग समता शब्द इन तीन शब्दों से मिलकर बना है और इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। सर्व माने सभी, अंग समान हैं, तो उसको हम उस गुण को कहते हैं सर्वांग समता, और जो आकृति है उसको कहेंगे सर्वांग सम। जैसे यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो इनको समान होने के लिए क्या जरूरी है, एक त्रिभुज को हम जब उठा करके दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो इसको पूरी तरह से ढक ले, यानी एक दूसरे को ये पूरी तरह से ढक लें। इसको इस पर रखेंगे तो इसको पूरा ढक ले, और इसको इस पर रखेंगे तो इसको पूरा ढक ले, तब ये सर्वांग सम कहलाएंगे। इसके लिए क्या क्या जरूरी है देखिए। यदि हम इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखते हैं तो ए की जगह डी आना चाहिए, और बी की जगह ई आना चाहिए, और सी की जगह एफ आना चाहिए। तो ए और डी के जो कोण है ये भी बराबर होना चाहिए। ए बी और डी ये भुजा भी बराबर होना चाहिए, और सी की जगह एफ आए, यानी सी और एफ एक दूसरे पे आए। इसके लिए ए सी और डी एफ दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, और फिर बी सी और ई एफ भी बराबर होना चाहिए। तो ये जो 6 के 6 अंग हैं, 6 अंग कौन से हो गए, 3 तो कोण हो गए इनकी, और 3 भुजाएं हो गई। तो ये जो 3 कोण और 3 भुजाएं हैं जो एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं उठा के रखने पे, तो ये परस्पर क्या कहलाती, संगत अवयव कहलाती। ए के संगत कोण डी, कोण बी के संगत कोण ई, और कोण सी के संगत कोण एफ। इसी तरह से ए बी भुजा के संगत डी ई भुजा, बी सी भुजा के संगत ई एफ भुजा, और ए सी भुजा के संगत डी एफ भुजा। इस तरह ये संगत अवयव हैं, 6 संगत अवयव हैं। इनको हम संगत अवयव को ऐसे दिखा सकते हैं, ए संगत है कोण बी, कोण उसका डी का, या ए बी भुजा संगत है भुजा डी के। हम इसको संगत अवयव को इस तरह भी दिखा सकते हैं। यदि ये संगत अवयव समान हैं तब ये जो आकृतियां हैं सर्वांग सम होंगी। और त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज को किस तरह दिखाते हैं, हम एक छोटा सा त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं और तीनों शीर्षों को लिख देते हैं ए बी सी, और फिर ये बराबर के ऊपर एक तरंगे का चिन्ह बनाते हैं। ये कहलाता है सर्वांग समता का चिन्ह। सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ। हम त्रिभुज को तीनों शीर्ष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हम बात करेंगे कुछ अभिगृहीत और प्रमेयों की, जो कि सर्वांग सम होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिबंध हैं। तो जो आप यदि किसी दो त्रिभुजों को लें और उनको सर्वांग सम होने के लिए न्यूनतम कितने संगत अवयवों को बराबर मापना होगा, उसके लिए कुछ प्रयास किए हैं। उसके लिए आप भी प्रयास कीजिए। मान लीजिए हमने एक दो भुजाएं बराबर ले ली त्रिभुजों की, ए बी सी और ई एफ। हम यहाँ पे परीक्षण करेंगे कि जिनसे बनने वाला जो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, इसके लिए हमें कितने प्रतिबंध आवश्यक है, कौन कौन चीज़ें जरूरी हैं, इससे हम बता सकें कि ये सर्वांग सम है। न्यूनतम संख्या में देखना है। यदि आपको दो माने एक भुजा संगत भुजा समान है, तब तो आप त्रिभुज कैसे कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ए बना दिया, इसका हमने ए बना दिया, ये सर्वांग सम है नहीं है, लेकिन भुजा बराबर है। तो एक भुजा बराबर होने से सर्वांग सम त्रिभुज नहीं बन सकती। जरूरी नहीं है कि ये सर्वांग सम हो। यदि हम एक भुजा और एक कोण बराबर कर लें तब भी जरूरी नहीं है सर्वांग सम त्रिभुज बन जाए। ये देखिए अलग अलग बन गए, एक भुजा और एक कोण तो बराबर है, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, इससे भी नहीं बना। अब हम एक भुजा और उसकी दोनों कोण बराबर बनाते हैं। एक भुजा और उससे दोनों कोण यदि बराबर बनाएंगे तो यह आकृति सर्वांग सम ही बनेगी।
आप भी बनाइए अलग अलग नाप की, अलग अलग माप की आप एक भुजा लीजिए और उस पर समान माप की यानी आप 2 त्रिभुज बनाइए और उनके लिए 2 भुजाएं यानी BC और EF दोनों की लंबाई समान लीजिए 4-4 सेंटीमीटर, और इनकी कोण जो भी आप मान लें, मान लीजिए एक को 50 मान लिया और एक को मान लिया 70, तो ये भी 50 और 70 का बनाइए। फिर बना के देखिए, फिर इन 6 को नापिए, यानी फिर इसके बाद ये कोण बनेगा, इसको नापिए, इन भुजाओं को नापिए। आप पाएंगे कि ये सभी 6 अंग जो सर्वांग समता के लिए आवश्यक हैं वो सभी समान होंगे। तो इस तरह से ये ज्ञात हुआ कि यदि एक संगत भुजा और उसके दोनों तरफ के 2 संगत कोण समान हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। इसी तरह से हम एक भुजा समान बनाएं 2 त्रिभुजों की, और एक कोण आप समान बनाएं और इसकी दूसरी भुजा भी समान बनाएं। हम यहाँ पे मान लीजिए हमने 45-45 के कोण ले लिए, लंबाई हमने 4-4 सेंटीमीटर ले ली। यदि हम इसको भी नाप के बराबर कर लें, माने इसको भी मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया या 5 सेंटीमीटर, जो भी आप करना है, इनकी भी लंबाई यदि समान ले लेते हैं तब ये त्रिभुज भी कैसे बनेंगे, सर्वांग सम ही बनेंगी। तो ये जो 2 प्रतिबंध हमने यहाँ निकाले, क्या क्या निकाले देखिए। ये निकाला गया, सबसे पहले ये निकला 2 भुजा, यानी मान लीजिए ये बन गया, ये D आ गया, तो हमने AB और DE बराबर रखी 4 सेंटीमीटर, AB बराबर DE ये समान रखी, और दूसरी ये BC और EF ये समान रखी, और इन दोनों के बीच का कोण रखा, कोण B बराबर कोण E। तो हमने इस तरह से ये 3 चीज़ें समान रखी। तो हमारी ये नापने पे हम पाया कि हम ये 6 जो अंग हैं, जो 6 अवयव हैं, ये सभी के सभी समान हैं, तो यानी ये सर्वांग सम है। तो ये जो प्रतिबंध निकाले गए, ये प्रतिबंध पहले निकाले गए और इनको अलग अलग मापों के द्वारा चेक किया गया। अलग अलग उसको परीक्षण करने पे ये पाया कि यदि ये 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो जाता है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसको ही अवगृहीत के रूप में माना गया, क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए कोई अन्य अवगृहीत नहीं है, किसी अन्य अवगृहीत के माध्यम से इसको सिद्ध नहीं किया गया, इसलिए इसको अवगृहीत माना गया, इसको प्रमेय नहीं माना गया। तो ये जो अवगृहीत है ये इसके अनुसार क्या है, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण समान है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये अवगृहीत 7.1 है। इसको संक्षेप में भुजा, कोण, भुजा या भू को भू सर्वांग समता भी कहते हैं। इसको संक्षेप में इसको भू को भू सर्वांग समता लिखते हैं। तो ये पहली हो गई भुजा, कोण, भुजा सर्वांग समता। इसमें आपको ध्यान रखना है, इन त्रिभुजों को हमें चीज़ों को क्रम से ही लिखना है, ये बहुत अनिवार्य है। यदि आपने DEF और ABC इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है
तो हमें जो कोण संगत बराबर होंगे वो क्रम से ही लिखना होंगे। हम मान लीजिए नंबर 1 2 3 रखते हैं, तो इसको भी नंबर 1 2 3 के क्रम में ही रखना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। यदि हम बदल के ऐसा लिख दें कि DEF सर्वांग सम है त्रिभुज BAC, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर D के संगत B नहीं है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं है। तो इस तरह से ये पहली अपघृत हो गई। इसके आधार पर हम और भी प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला तो आपका हो गया जी भुजा कोण भुजा यानी SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसके अलावा इसी तरह से हम कोण भुजा कोण यानी हम कोण इसको कोण भुजा कोण सर्वांग समता भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया प्रतिबंध, देखिए जैसे हम लोग को भू को भी संक्षेप में लिखते इसको, ऐसा यहाँ पे वही क्रम दिया है कोण भुजा कोण। इसका मतलब है कोई भी दो त्रिभुज आपको दिए हैं, यदि इनके कोई दो कोण और उनके बीच की भुजा, उनकी जो उभयनिष्ठ भुजा है वो समान है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मैंने इसके लिए हमें ये केवल 3 चीज़ें बताना जरूरी है, यानी 3 संगत अवयव समान होना जरूरी है। इनमें से कोई भी एक ले लें हम, कोई भी एक भुजा और उसको बनाने वाले दोनों कोण। मान लीजिए हमने ये ले लिया और ये C और F बराबर ले लिया और बीच की भुजाएं ले ली, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे B और E के बराबर है, C कोण F के बराबर है और BC कोण वो BC भुजा EF भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये हुई कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब ये तीसरा ये भी है, ये जो दो कोण यदि समान हैं और इनके बीच की भुजा ना होकर कोई बगल की भुजा भी अगर समान है, तब भी ये सर्वांग सम होंगे। कैसे, देखिए इसको हम AAS नाम देंगे, यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण बराबर होता ही है। यदि ये दो कोण समान हैं, दो संगत कोण समान है, तो ये तीसरा कोण समान होगा ही। क्यों? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो दूसरे के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। और इनमें से कोई दो कोण बराबर हैं, मान लीजिए आपके B और C, B कोण है E के बराबर और C कोण है F के बराबर, F लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये दो कोण बराबर हैं इनके, 180 भी बराबर है। तो यदि हम इसको इसमें से घटाएंगे, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, कोण A ऋण कोण D बराबर 0 बचेगा, तो A बराबर कोण D होगा ही।
तो जो तीसरा कोण है वो अपने आप समान होगा। तो जो तीसरा कोण समान होगा तो भुजा आपकी कोई भी समान हो। देखिए आपने मान लीजिए ये त्रिभुज दोनों लिए हैं और इसमें आपने DEF और ABC के कोणों की तुलना की। मान लीजिए आपके दो कोण पहले बराबर थे और तीसरा कोण भी बराबर आ गया, तो तीनों कोण बराबर हैं। आप किसी भी भुजा को ले लीजिए, तो ये भुजा कोण भुजा में पहली वाली जो आपने निकाली थी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता उसका पालन करेगी, तो ये सर्वांग सम होंगे। इसलिए ये कोण कोण भुजा सर्वांग समता भी एक प्रतिबंध हो जाता है। यानी कोई भी दो कोण और एक भुजा यदि सर्वांग बराबर हैं, माने कोई दो संगत कोण और कोई दो संगत कोण और कोई तीसरी भुजा, कहीं की बाहर की भुजा भी हो सकती है, ये सर्वांग सम माने ये समान है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इस तरह से आपके ये 3 प्रतिबंध हो गए। इनके आधार पर ही हम इन प्रश्नों को हल करेंगे आगे के। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण दिया है इसमें कि OA बराबर OB, OA और OB बराबर हैं, और दिया है OD बराबर OC, OD बराबर OC। तो ये OD और OC बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये हमें दिया है और सिद्ध करना है त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के, और दूसरा सिद्ध करना है AD समांतर है BC के। ये आपको दोनों चीज़ें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या ध्यान देना है, इसकी जो प्रूफ है, इसकी जो उपपत्ति है वो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। देखिए हमें लेना है त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। इन दोनों त्रिभुजों में हम यहाँ ध्यान देंगे AOD में OA और OB, यानी AO और AO क्योंकि हमें दिया है ये, तो वैसे ही लिख लेंगे हम OA भुजा बराबर OB, ये हमको दिया है। एक भुजा इसकी है, दूसरी भुजा इसकी है, तो ये संगत हो गई इसकी, A की संगत B हो गया, तो ये OA और OB बराबर हैं। अब हमें दिया है OD और OC भी बराबर दिया है, तो ये OD और OC ये संगत हो गई। अब इनके बीच में जो कोण है, कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। क्यों बराबर है आपको पता है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, और जब ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर हो गए। तो अब इसमें देखिए प्रतिबंध कौन सा लागू हो गया। हमने 3 प्रतिबंध देखे थे, ध्यान रखिए ये 3 प्रतिबंध याद रखना है। SAS यानी भू को भू भुजा कोण भुजा, दूसरा था कोण भुजा कोण, और तीसरा था कोण कोण भुजा। आपको ये ध्यान में रखना है, SAS, ASA और AAS। तो यहाँ पे कौन सा लागू हो रहा है आपको देखिए, यहाँ पे 2 भुजाएं समान हैं
और उनके बीच का कोण समान है। तो यहाँ लिखेंगे हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये जो दो त्रिभुज हैं AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। पहला सिद्ध हो गया आपका, ये आपका पहला नतीजा है, ये आपका सिद्ध हो गया। आपको यही सिद्ध करना था ना, तो एक तो ये हो गया। अब आप देखना है दूसरा नतीजा कैसे निकालेंगे हम। तो ये चूंकि हमने ये प्राप्त कर लिया कि ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हमेशा समान होंगे। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि AD समांतर है BC के। समानांतर सिद्ध करने के लिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनके बीच को एक तरह रेखा काटती है, तो उनके जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए AOD D के संगत यहाँ पे कौन सा है, BOC। आप या तो C और D कोण बराबर बता दीजिए या फिर A और B कोण बराबर बता दीजिए। कोई भी एक में से एक जोड़ा कोई भी आप समान बता सकते हैं क्योंकि सारे समान हैं। यहाँ पे कोण C बराबर कोण D क्यों है ये, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A, सॉरी यहाँ पहले A लिखिए, कोण A बराबर कोण B। ये भी आप बराबर बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव।